आज शामली की ऐतिहासिक धरती और इतनी बड़ी संख्या में प्यार और आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे आप सब लोगों को मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। सर्वप्रथम मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूं। नमन करने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि जब हम उनका जीवन संघर्ष देखते हैं तो इतने कष्ट में उन्होंने ये संघर्ष को आगे बढ़ाया है। उनके जीवन संघर्ष को पढ़ के ही हमें बहुत हिम्मत मिलती है और हम ये मानते हैं कि अगर वो ना होते और संघर्ष ना करते तो शायद हम कमजोर वर्गों के जीवन में ये उजाला नहीं आता। वीडियो मत बनने दियो कोई। इसलिए मैं तमाम महापुरुषों को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सब लोगों का जिस तरह के लोकतंत्र में लगे हैं के अंदर। मैं उसके लिए पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। लोकतंत्र पे इस तरह के पहरे मैंने पहले कभी नहीं देखे थे कि रैली नहीं कर सकते हैं, यात्रा नहीं कर सकते हैं, अपनी बात नहीं कह सकते हैं। रैली कितनी दूर की होगी ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा। जिनकी रैली होगी उनकी यात्रा की बसें रोक ली जाएंगी, उनके नेताओं को डिटेन कर लिया जाएगा, उनको डराया धमकाया जाएगा। ये इस तरह का लोकतंत्र जो है मैं देख के बड़ा खुश हूं और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। मेरी बात के मेरे वर्ड याद रखना। इस तानाशाही के खिलाफ ही भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की जरूरत प्रदेश को है। मेरी बात को आप याद रखना। अगर हालात सामान्य होते, चुनी हुई सरकारें जनता का काम करती तो शायद ऐसे विकल्प की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब सरकार तानाशाही के ऊपर आए, डंडे से जनता को हाँकने का काम करे, किसान की, मजदूर की, नौजवान की, महिलाओं की, कर्मचारियों की, युवाओं की भागीदारी और उनके अधिकार को छीनने का काम करे, तो फिर उनका मुकाबला करने के लिए भी ऐसे नौजवानों के, ऐसे सिपाहियों की जरूरत है जो आंख से आंख मिला के सीना तान के मुकाबला करना जानते हो। इस बात को मैं मानता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा माहौल बना दिया है कि आज जो बच्चा घर में सो रहा है या कहीं काम कर रहा है, आपके इस दमन को वो याद रखेगा और जिस दिन मौका मिलेगा इतनी जोर से बटन दबाएगा कि करंट लखनऊ वालों को वहीं जाके लगेगा जहां वो कुर्सी पर बैठा। और मैं फिर कह रहा हूं, ये भारत है और ये मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, ये वो क्रांति धरा बिजनौर जो निमट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। इस मिट्टी को नहीं जानते आप। आपने देखा होगा कोई और एरिया, ये वो एरिया जब ठान लेता है तो फिर झुका के छोड़ता है। जितनी चाहे ताकत लगा लो, ना हम गर्मी से डरते, ना हम आंधी से डरते, ना तूफान से डरते, ना लाठियों से डरते, ना गोलियों से डरते। हम उन संतों गुरुओं को भी मानते हैं जो अहिंसा के रास्ते पे है और हम उन बहादुर क्रांतिकारियों को भी मानते हैं जिन्होंने 19 साल की उम्र में देश की भी आजादी के लिए शहादत दी है। हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह को भी मानते हैं, शहीद आजम सरदार उधम सिंह को भी मानते हैं, हम कोतवाल धन सिंह गुजर को भी मानते हैं, हम चौधरी चरण सिंह जी को भी मानते हैं, हम सब छोटू राम को भी मानते हैं, हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को भी मानते हैं, हम शहीद उधम सिंह को भी मानते हैं, हम माँ झलकारी बाई को भी मानते हैं और हम हर उस देश की आजादी के बलिदान करने वाले उस क्रांतिकारी को, चाहे वो माँ अहिल्याबाई होलकर हो,
चाहे मां फातिमा शेख हो, हम उस हर शख्स को, उस महापुरुष को मानते हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ना जानते हैं। आज मैं आपको, जब मैंने ये अन्याय देखा तो मैं आज चुनावी बात आपके सामने नहीं करूंगा। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम दमन के आगे घुटने टेक सकते हैं, या हम इस दमन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं? आज हम इस गर्मी में सड़क पे जवाब देंगे अपने नारों से, जो सत्ता में बैठे नेताओं को ये पता लगे कि जनता दमन से नहीं, जनता प्यार से चलती है। प्यार से लोकतंत्र में काम करोगे तो प्यार मिलेगा, और डंडा चलाओगे तो हिसाब 2027 के बाद पूरा होगा। मेरी बात का मैं ये बताना चाहता हूं, आज मीडिया के लोग मुझसे भी पूछ रहे थे कि दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रोटेस्ट सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, युवा सुसाइड कर रहा है, युवा बेरोजगार है, युवा अच्छी शिक्षा चाहता है, रोजगार चाहता है, किसान अपनी फसल का दाम चाहता है, मजदूर अपनी मेहनत चाहता है, महिलाएं रोजगार चाहती हैं, क्षेत्र की जनता विकास चाहती है। आपके एजेंडे में सरकार के लोगों हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान और की राजनीति और नफरत की राजनीति, इसी से आप प्रदेश को आगे चलाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जब आते हैं तो क्या भाषण देते हैं, मुख्यमंत्री जब जाते हैं तो क्या भाषण देते हैं? बंगाल में जाकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं 9 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद कि हमारे यहाँ मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता। ये विकास किया कि मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता। चलो मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता, बहुत अच्छी बात है, इससे दलित पिछड़ों को रोजगार मिल रहा है, इससे उनके घर में रोटी आ रही है, इससे उनकी गरीबी दूर हो रही है, इससे उनके बच्चों को पढ़ाई मिल रही है, इससे उनके बच्चों को अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिल रही है, इससे पेपर लीक होना बंद हो गया, इससे आरक्षण के घोटाले बंद हो गए, इससे सुसाइड करना बंद हो गया, इससे किसान को उसकी फसल का दाम मिल गया, इससे महिलाएं सुरक्षित हो गई है। शर्म करो, सत्ता में बैठे हो 9.5 साल से, 1 साल के काम का मुकाबला नहीं कर पाओगे। अवसर आने दो, ये जनता है जिसको चाहे कुर्सी पर बिठा दे और जिसको चाहे जमीन पे पटक दे। पुलिस के भाइयों का मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस तो सरकार के अधीन है, जो सरकार आदेश देगी बेचारे वही करेंगे। आज इनकी है तो ये इनके आदेश पे काम कर रहे हैं, कल आपकी आएगी तो आपके आदेश में काम करेंगे। इनसे मेरा झगड़ा नहीं, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ किसी नेता का बेटा सिपाही है ही नहीं, किसी नेता का बेटा दरोगा है ही नहीं, किसी नेता का बेटा SHO है ही नहीं, इंस्पेक्टर है ही नहीं। ज्यादा अगर है भी तो बेचारा तो IPS है, PCS है, DPS है। सिपाही, हेड कांस्टेबल, दरोगा, इंस्पेक्टर है ही नहीं किसी नेता का बेटा। ये सारे किसान मजदूर परिवारों के बच्चे हैं। मगर मैं इनको भी पूछना चाहता हूं जो नए भर्ती हुए हैं। एक बेटी मुझे आज मिली थी, उसके पति सेना में थे, छुट्टी पे आए, 20 दिन अपने परिवार के साथ रहे, सड़क दुर्घटना में जान चली गई। मुझसे पूछ रही थी कि मेरा क्या कसूर है, मेरा पति तो सेना के लिए, सेना में भर्ती हुआ देश के लिए बलिदान देने के लिए, लेकिन मेरा पुनर्वास कैसे होगा, मेरे बच्चों को कैसे जो है, उसके तो बच्चे नहीं लेकिन जो सेना के परिवारों के बच्चों का क्या होगा। आपने तो 4 साल के अग्निवीर की नौकरी दे दी, 4 साल की, इससे भला हो जाएगा? मैं बताना चाहता हूँ पुरानी पेंशन का लाभ आपको नहीं चाहिए? बताओ अपने मन पे, दिल पे हाथ रख के, आपको नहीं चाहिए पुरानी पेंशन? नहीं चाहिए? पुलिस के लोगों को बताओ पुरानी पेंशन नहीं चाहिए क्या? क्या होगा जब बूढ़े हो जाओगे? कहां से कौन रखवाली करेगा? आज जो आपसे गलत काम करवा रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि आप नौकरी कर रहे हो सरकार की, तो कल जब बूढ़े हो जाओगे आपके ऊपर अगर मुकदमा को जांच चलेगी तो ये पीछे भाग जाएंगे, ये कहेंगे हमारा कोई लेना देना नहीं, आप समझदार हो जाओ। मैं अगर आज आपको सचेत कर रहा हूं तो हवा में नहीं कर रहा हूं। जिन पे आज डंडा पड़ रहा है वो भूलेंगे नहीं, वो भी याद रखेंगे कि किन साहब ने डंडा चलाया, किन साहब ने बुलडोजर चलाया, किन साहब ने गोली मारी। मैं सच बता रहा हूं, ये भूलने वाली स्थिति नहीं होती। घर बनाने में बहुत समय लगता है, 1 मिनट लगती है आपको, बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी आदेश के आप जाके बुलडोजर चला देते हो। मैं सच कह रहा हूं, ये पूरा सिस्टम जनता की रक्षा के लिए मैं हूं, आप हो, अधिकारी हो,
आईएएस हो, आईपीएस हो, वो सब जनता के सेवक हैं। हमें तनख्वाह मिलती है जनता के टैक्स से, आपको मुझे। हम मालिक नहीं हो सकते कभी। इनका हाथ हमारे ऊपर है तो हम नेता हैं, इनका हाथ हमसे उठ गया तो हमें गली में भी नहीं पूछेगा कोई नहीं। याद रखना मेरी बात को। मैं बहुत बधाई देता हूं श्यामली के साथियों को, अपने नेताओं को, अपने संतों को बहुत बधाई देता हूं। मैं भाग्य में, सौभाग्य में भरोसा तो नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कर्म प्रधान है। अगर मेरे सामने थाली में रोटी रखी और ना खाऊं तो मेरे पेट मिल जाएगी। मैं इस बात को समझता हूं। मैं किसान हूं, मुझे पता है अगर खेत में समय पे जुताई नहीं की और बीज समय पर नहीं गिरा, समय पे पानी नहीं दिया, समय पे खाद नहीं गिरा, समय पे मिलाई नहीं की, कटाई नहीं की, छटाई नहीं की, दवाई निकाली, फसल नहीं होगी। मैं जानता हूं, मैं किसान हूं, मुझे पता है आज किसान किस हालत में है। फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सरकार ने महंगाई से कमर तोड़ दी। 993 रुपए बढ़ा दिए सिलेंडर पे। कितने? 50 रुपए बढ़ते थे तो इनकी महिला नेता गले में सिलेंडर टांग लेती थी। 50 रुपए इन्होंने 993 रुपए बढ़ाए और कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे थे कुछ दिन पहले आर्थिक मंदी आ रही है, आर्थिक मंदी आ रही है, आर्थिक मंदी आएगी तो सबसे पहले गला घुटेगा नौजवान का, क्योंकि कंपनियां अपने यहां से लोगों को निकाल देगी रोजगार से, तो नौजवान बेबस हो जाएगा, नौजवान कमजोर पड़ जाएगा।